good morning class. How are you all? Hope you all are doing well. Let's start the topic. Can matter change its state? We all know from our observation that water can exist in three states of matter. अभी वाटर जो है वो एक ही ऐसा सब्सटेंस है जो तीनों फॉर्म में अवेलेबल है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसियस फॉर्म में. सो व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट. तो सॉलिड से लिक्विड गया वाटर, तो कहलाता तो वाटर ही, लेकिन उसके अंदर ऐसा क्या चेंजेस आया कि वो सॉलिड बन गया, सॉलिड में से लिक्विड बन गया. दैट वी आर गोइंग टू सी. How does this change of state take place, and we need to answer these questions, isn't it? So start heating. सबसे पहले हमें करना क्या है, apparatus को as shown in the figure एक एक्टिविटी देखनी है हमें, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. तो चेंज ऑफ टेम्परेचर में होगा क्या जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, तो कि टेक अबाउट 50 ग्राम ऑफ आइस इन ए बीकर एंड सस्पेंड द लेबोरेटरी थर्मिनेटर सो दैट इट्स बल्ब इज़ इन कॉन्टेक्ट विद द आइस. अभी यहाँ पर हमने क्या किया कि एक बीकर के अंदर एक बीकर लिया जिसके अंदर बर्फ़ डाला हुआ है और बर्फ़ के अंदर हमने थर्मोमीटर डाल रखा है, राइट. अब थर्मोमीटर बर्फ़ के कांटेक्ट में है तो थर्मोमीटर के रीडिंग आएगी बर्फ़ की, राइट. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, स्टार्ट हीटिंग स्लोली. Start heating the beaker on a low flame. Note the temperature when the ice starts melting. अभी हमें जैसे जैसे धीरे धीरे गर्म करेंगे तो बर्फ़ जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगा. तो कौन से टेम्परेचर पे सारा का सारा बर्फ़ जो है वो पानी में कन्वर्ट हो गया, वो हमें टेम्परेचर नोट करना है. Record your observation for all this conversion of solid to liquid state. Now put a glass rod in the beaker and heat while stirring till the water starts boiling. अभी बर्फ़ जो था वो सारा पानी में कन्वर्ट हो गया. ओके, नाउ एक ग्लास रॉड की मदद से पानी को स्टर करते जाओ और नीचे से गर्मी तो मिल ही रही है, राइट. तो क्या होगा कि सारा पानी जो है वो गर्म होके बॉईल होना शुरू हो जाएगा. Keep a careful eye on the thermometer reading till most of the water has vaporized. अब पानी को जितना गर्म करते जाओगे तो क्या होगा कि पानी जो है वो लिक्विड स्टेट में से गैसियस स्टेट में यानी कि वेपर बनना शुरू हो जाएगा. तो जितना पानी हमने देखा था कि सारा बर्फ़ पिघल के कितना पानी हो गया बीकर में, इतना. अभी गर्म करते जाओ और कंटिन्यूसली स्टर करते जाओ. एक टाइम आएगा जब मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पानी थोड़ा ही बचेगा हमारे पास, राइट. वो टेम्परेचर नोट कर लो. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट. On increasing the temperature of solid, the kinetic energy of the particles increases. Due to the increasing kinetic energy, the particles start vibrating with greater speed. जैसे जैसे गर्मी मिलेगी पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेशंस करना शुरू करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली. अभी सॉलिड में क्या था कि पार्टिकल्स अपनी जगह पर थे और छोटी छोटी मूवमेंट कर रहे थे, राइट. अब जैसे हीट मिलती जाएगी तो पार्टिकल अपनी जगह चेंज कर लेगा और ज़्यादा उसके अंदर वाइब्रेशंस आ जाएगी, स्टार्ट्स फ्रीली, तो अपनी जगह से हटके मूव ऑन होने लगता है, राइट. A stage is reached when the solid melts and is converted into a liquid. The minimum temperature at which a solid melts to become the liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. तो मिनिमम टेम्परेचर कितना लगेगा सॉलिड को लिक्विड होने में, राइट. वो टेम्परेचर होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, राइट. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 273.15. द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज़ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्यूजन. तो 273.15 डिग्री केल्विन लगता है, राइट. अभी भी पानी का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री उतना ही है, बस फ़र्क इतना आया है कि वो सॉलिड में से लिक्विड बन गया है. ये प्रोसेस का नाम है फ्यूजन.
When solid melts, its temperature remains the same. So where does the heat energy go? तो बर्फ़ का टेम्परेचर हमने मेज़र किया था 0 डिग्री जब वो सॉलिड फॉर्म में था। पानी हो गया बर्फ़ पूरा, राइट, तब हमने देखा टेम्परेचर तो अगेन 0 डिग्री ही है। तो इतनी देर तक हमने जो पानी को गर्म किया तो वो टेम्परेचर बढ़ा क्यों नहीं? वो टेम्परेचर गया कहाँ? तो वो टेम्परेचर वहाँ गया कि जो पार्टिकल्स सॉलिड स्टेट में थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, उनको अलग करने में ताकत तो लगती है। कुछ भी काम करना हो हमें, चाहे एक पेंसिल का टुकड़ा उठाना हो या 10 किलो की बोरी उठानी हो, ताकत तो लगेगी। अब पेंसिल उठाने में हमें कम ताकत लगती है इसलिए हमें महसूस नहीं होता है, लेकिन 10 किलो की बोरी उठाने में ज़्यादा ताकत लगती है इसलिए हमें महसूस होता है कि ताकत लगानी पड़ी। तो बॉन्ड्स जो थे पार्टिकल्स के, उसको अलग करने के लिए कुछ तो एनर्जी लगेगी ना, तो वो हीट एनर्जी गई कहाँ? जो टाइटली बॉन्ड्स थे उसको अलग करने में गए। अब ये ऐसे सॉलिड फॉर्म में था, बर्फ़ था, अब लिक्विड पानी हो गया, लेकिन टेम्परेचर वही रहा। तो इतनी देर तक हमने जो उसको गर्म किया वो टेम्परेचर गया कहाँ? इसको लूज़ करने में गया, राइट। You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting is reached till all the ice melts. This happens even though we continue to heat the beaker, that is, we continue to supply the heat. This heat gets used up in changing state by overcoming the force of attraction between the particles. As this heat energy is absorbed by the ice without showing any rise in the temperature, ये गर्मी बर्फ़ ने एब्जॉर्ब तो कर ली लेकिन टेम्परेचर को बढ़ने नहीं दिया। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर। ये बीकर के अंदर ही है गर्मी, लेकिन हमें टेम्परेचर राइज होता हुआ नहीं दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम है लेटेंट हीट। लेटेंट मतलब जो दिख नहीं रही है हमें। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. So latent heat of fusion क्या है कि 1 किलो सॉलिड को 1 किलो लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है, हीट एनर्जी, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1, राइट, वो और उसका मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, इसका मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर 1 किलो सॉलिड को 1 किलो लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जितनी हीट एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। तो पानी का टेम्परेचर है 0 डिग्री, ठीक है, पानी का टेम्परेचर है 0 डिग्री, बर्फ़ का भी टेम्परेचर है 0 डिग्री, बर्फ़ है सॉलिड, पानी है लिक्विड, राइट। सो पार्टिकल्स इन वाटर हैव गोट मोर एनर्जी क्यों? क्योंकि वो एनर्जी उन्होंने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की है, इसीलिए उनकी एनर्जी ज़्यादा है। When we supply the heat energy to the water, particles start moving even faster. At certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other. At this temperature, the liquid starts changing into gas. सो पानी को भी गर्म करते जाएंगे तो पानी में भी वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्शन में होंगे। अब जब हम और हीट देंगे तो वो और भी अलग हो जाएंगे, उनके बीच में डिफरेंस आ जाएगा, दूर हो जाएंगे, राइट। और वाटर स्टार्ट्स टू बॉइल। बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिनन। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वाटर वेपर। तो बॉइलिंग जो है वो एक बल्क फिनोमिनन है। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 273 केल्विन।
100 डिग्री पे बढ़ता है तो उसमें 0 में +100 करेंगे तो 273 में भी 100 करेंगे प्लस, तो हो जाएगा 373 डिग्री केल्विन। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किया था वैसे ही हमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन करना है। डिफाइन कि 1 किलो लिक्विड को 1 किलो गैस में कन्वर्ट होने के लिए जितनी हीट एनर्जी लगती है उसके वेपोराइजेशन पॉइंट के ऊपर उसको हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो हम वो हीट एनर्जी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यस, water vapor at 373 Kelvin have more energy than the water at the same temperature. This is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. So we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature. तो आगे क्वेश्चन हमने क्या था कि क्या कोई भी एक मैटर स्टेट जो है वो दूसरे स्टेट में कन्वर्ट की जा सकती है, तो उसका आंसर है यस। कैसे? तो बाय अप्लाइंग टेम्परेचर चेंज, या तो उसका टेम्परेचर बढ़ा दो या उसका टेम्परेचर घटा दो, तो सॉलिड लिक्विड हो सकता है, लिक्विड गैस हो सकता है, राइट। और टेम्परेचर घटा देंगे तो गैस वाला लिक्विड हो जाएगा और लिक्विड सॉलिड हो जाएगा। We have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on the application of heat, but there are some that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into liquid. अभी देखो, आप सपोज 8th स्टैंडर्ड में हो, 10th में जाना है तो आपको 9th क्लियर करना पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि 8th स्टैंडर्ड से सीधा आप 10th में पहुंच जाओगे? तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको आप गर्म करोगे तो पहले ऐसे बर्फ़ को गर्म करो तो लिक्विड होता है, फिर लिक्विड को गर्म करो तो गैस होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि बर्फ़ को गर्म करे और बर्फ़ लिक्विड में ना वो डायरेक्टली भाप बन के उड़ जाए? तो बर्फ़ में ऐसा नहीं होगा। लेकिन दूसरे ऐसे सब्सटेंस हैं जो ऐसे होते हैं, सॉलिड में से डायरेक्ट गैसियस में, और गैस को ठंडा करो तो डायरेक्ट सॉलिड हो जाएंगे, लिक्विड नहीं बनेंगे। ऐसे कौन से हैं देखते हैं। टेक सम कैम्फर और एमोनियम क्लोराइड, या तो कैम्फर या एमोनियम क्लोराइड को लो, उसका पाउडर कर दो, एक चाइना डिश में रखो एंड पुट एन इन्वर्टेड फनल, ऐसे दिखाया गया है ना डायग्राम में। चाइना डिश को फनल से उल्टे रख दो और फनल का जो ऊपर का पार्ट खुला होता है उसके ऊपर कॉटन प्लग लगा दो। अब उसको गर्म करो। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व व्हाट डू यू इन्फर, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू द गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। कैम्फर या एमोनियम क्लोराइड जो है वो सॉलिड में से लिक्विड नहीं बनेंगे, गर्म करेंगे तो डायरेक्टली गैस बन जाएगा। And this process is known as sublimation, and the direct change of gas to solid without changing into liquid is called deposition. तो सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड से गैसीय स्टेट गर्म करने पर, और किसी भी गैस को ठंडा करो और सॉलिड बन जाएगा तो उसका नाम है, उस प्रोसेस का नाम है डिपोजिशन। अभी हमने देखा कि टेम्परेचर गर्म करते हैं। अब प्रेशर से क्या होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि गर्मी नहीं देते, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाते हैं। देखो, जब रेगुलर स्कूल्स होती है तो आपका होमवर्क हो गया और फ्री खेलने चले जाओ आप, ठीक है, तो रोज़ आप ऐसे ही खेलते रहते हैं फिर जब एग्ज़ाम की डेट आती है तो खेलना बंद हो जाता है और पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी एग्ज़ाम का प्रेशर है। अगर आप रोज़ लर्न करते, जो भी स्कूल में सिखाया आज घर जाके लर्न कर लिया, याद कर लिया, ठीक है, और फिर खेलने गए, दूसरे दिन स्कूल में जो सिखाया, राइट, तो हमने लर्न कर लिया और फिर खेलने गए। अगर इस तरह से करोगे तो फाइनल एग्ज़ाम भी आ जाएगी ना, तो भी तुम्हें प्रेशर नहीं आएगा एग्ज़ाम का, राइट। सो चेंज ऑफ प्रेशर, एग्ज़ाम का प्रेशर तो रेगुलरली हमें देखने को मिलता है बच्चों को, इसीलिए डोंट टेक प्रेशर। रोज़ का रोज़ जो भी स्कूल में सिखाया जाता है वो आप लर्न कर लो, तो आपके ऊपर कभी प्रेशर नहीं आएगा एग्ज़ाम का। खैर, अभी हम बात करते हैं चीज़ों के ऊपर एटमॉस्फेयर के प्रेशर का क्या फ़र्क पड़ता है।
We have already learned that the difference in various states of matter is due to the difference in the distances between the constituent particles. What will happen when we start putting pressure and compress the gas? We have already learned that the difference in various states of matter is due to the difference in the distances between the constituent particles. तो सॉलिड और लिक्विड में फ़र्क क्या है कि सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट, सपोज़ ये कोई सॉलिड है, ये इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, राइट। तो इन दोनों के बीच में बहुत ही कम जगह है। अभी देखो आप, इसमें भले दिख नहीं रही है लेकिन इन दो उंगलियों के बीच में हल्की सी थोड़ी सी जगह है, ठीक है। सपोज़ ये कोई लिक्विड है, राइट। तो सॉलिड में कैसे एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में थोड़ी सी जगह है, लिक्विड में ऐसा होगा, एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में काफ़ी जगह होती है, राइट। सपोज़ ये लिक्विड है तो ये गैसियस है, कैसे कि इसमें कैसे एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में थोड़ी जगह है, गैसियस में ये एक पार्टिकल और ये दूसरा पार्टिकल, इतनी सारी जगह होती है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में बहुत जगह होती है। Will the particles come closer? Do you think that increase or decreasing the pressure can change its state of matter? तो एक्टिविटी करते हैं, क्या करेंगे? Applying pressure and reducing the temperature can liquefy the gases. टेम्परेचर कम कर दो और प्रेशर उसके ऊपर बढ़ा दो तो लिक्विड जो है वो गैस बन जाएगा, गैस जो है वो लिक्विड बन जाएगा। Applying pressure and reducing temperature can liquefy the gases. तो जो गैस है उसके ऊपर जब हम टेम्परेचर घटा देंगे और प्रेशर बढ़ा देंगे तो गैस जो है वो लिक्विड बन जाएगा। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होता है ना, आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है। उसका दूसरा नाम है ड्राई आइस। तो होता क्या है वो, इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में उसको जब हम स्टोर करेंगे तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू द गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। वो लिक्विड बनेगा ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड जो है, राइट। This is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. क्यों? क्योंकि लिक्विड अगर कुछ होगा तो वो गीला कर देगा तुम्हें, है ना। तो जब आप उसका प्रेशर हाई प्रेशर में रखोगे तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिक्विड नहीं बनेगा और सीधा गैस बन जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा नाम है ड्राई आइस। दस वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो कोई भी सब्सटेंस सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैसियस होगा, वो डिटरमाइन किसके ऊपर आधार रखता है कि उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, क्या हम उसमें कुछ चेंज कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर उसका चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और प्रेशर घटा रहे हैं, या प्रेशर बढ़ा रहे हैं और टेम्परेचर घटा रहे हैं, या दोनों बढ़ा रहे हैं या दोनों घटा रहे हैं, तो सब्सटेंस जो है वो सॉलिड होगा तो डायरेक्ट लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड होगा तो गैस हो जाएगा, गैस है तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड है तो सॉलिड हो जाएगा, ठीक है ना। तो किसी भी वस्तु के ऊपर मान लो कोई एक पेपर है ना, उसको आपने जलाया तो क्या किया हमने, टेम्परेचर बढ़ाया। अब पेपर को जलाएंगे तो क्या होगा, पेपर राख हो जाएगा, उसका स्टेट चेंज हो गया, है ना। तो पेपर तो चलो सॉलिड का सॉलिड फॉर्म में रहेगा, साइज़ उसकी छोटी हो जाएगी, है ना। तो कोई सब्सटेंस होगा सॉलिड, वो लिक्विड हो जाएगा। गर्म करेंगे तो मोमबत्ती है, मोमबत्ती को गर्म करो तो क्या हो जाती है, सॉलिड होती है ना मोमबत्ती। तो गर्म करते हैं तो लिक्विड वैक्स जो है वो लिक्विड हो जाता है। अब गर्म वैक्स है, राइट, और हवा लगेगी, ठंडा होता जाएगा तो वापस सॉलिड हो जाएगा, है ना। तो टेम्परेचर जैसे घट जाएगा तो सॉलिड हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा।
इवोपरेशन, नया टॉपिक इवोपरेशन. Do we always need to heat or change the pressure for changing the state of matter? Can you quote some examples from everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? Water when left uncovered slowly changes into vapor. अभी ऐसा ज़रूरी है कि हम उसको या तो गर्म करें या प्रेशर बढ़ाएं तो ही उसका चेंज आएगा. ऐसे ही कुछ करे बगैर कोई सब्सटेंस चेंज हो जाएगा. तो ऐसा हम रोज़ की लाइफ में देखते हैं कि एक कटोरी में पानी भर के रख दिया थोड़ा सा, 2 दिन बाद देखेंगे तो पानी कहाँ चला गया? हवा में, है ना. तो कटोरी में तो लिक्विड फॉर्म में था, अभी हवा में गया तो गैसियस फॉर्म में हो गया. तो हमने तो यहाँ पर उसको गर्म भी नहीं किया है, ना ही प्रेशर का कुछ किया है. हमने कुछ किया? हमने नहीं किया. तो फिर वो लिक्विड में से गैस कैसे बन गया? प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन, राइट. तो वो कंटिन्यूसली रहता है. वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट. चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहते एक जगह पर, अपनी जगह से हिलते ही रहते हैं थोड़ा थोड़ा. In the case of liquid, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor. This phenomenon of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. अभी मान लो कि इसमें मैंने कोई पानी भर के रखा है, ठीक है. अब पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री है, हमें पता है. उसको गर्म करेंगे तो ये लिक्विड गैस में चला जाएगा. अब हम इसको गर्म नहीं कर रहे हैं, हमने उसको वैसे का वैसा ही रख रखा है. अभी हमने इसको गर्म तो नहीं किया, गर्म करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट आएगा और वो गैस बन जाएगा, लेकिन हमने इसको गर्म नहीं किया. अभी पानी का ऊपर का जो पार्टिकल है ना, हर एक पार्टिकल्स तो मूवमेंट में रहता है, एक दूसरे से हिलता रहता है. ऊपर का पार्टिकल जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, राइट. और नीचे जो पानी है उससे वो अलग हो जाएगा और वो हवा में मिल जाएगा, राइट. तो ये सपोज़ पानी का है, ये ऊपर की लेयर है ना, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. अब काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये ऊपर की लेयर का जो पानी है वो हवा में चला गया, ठीक है. तो अब ये नीचे की लेयर थी वो ऊपर आ गई. अब ये भी एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में, राइट. इसके नीचे भी पानी की लेयर होगी, तो ये लेयर अब उड़ जाएगी और नीचे का पानी ऊपर आ जाएगा. अब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है, थोड़ी देर बाद इसका भी वाइब्रेशन होकर ये चला जाएगा तो उसके नीचे की लेयर आ जाएगी. ऐसे एक के नीचे जो लेयर होती है वो बारी बारी चली जाती है एटमॉस्फेयर में और सारा पानी इस तरफ से इवोपरेट हो जाता है, राइट. सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवोपरेशन. कौन से फैक्टर है जो इवोपरेशन को असर करता है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस विथ एन एक्टिविटी. उसको समझने के लिए एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी. टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर द विंडो और अंडर अ फैन. एक टेस्ट ट्यूब लो, उसके अंदर 5 ml पानी रखो, उसको खिड़की के पास रखो या पंखे के नीचे रखो. दूसरी टेस्ट ट्यूब लो, उसमें भी 5 ml पानी रखो, राइट. Take 5 ml of water in an open china dish and keep it near a window or under a fan. Take 5 ml of water in an open china dish and keep it inside a cupboard or on a shelf. तीसरी चाइना डिश को लो, उसको कबर्ड के ऊपर रख दो या कबर्ड के अंदर छुपा के रख दो. अभी एक जो है वो खिड़की के पास पंखे के नीचे है, दूसरी खुली पड़ी है. समझ गए क्या होती है अभी काइनेटिक एनर्जी? ओके. सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया. पहले हमने टेस्ट ट्यूब में रखा था,
तो टेस्ट ट्यूब तो इतनी पतली होती है। फिर हमने चाइना डिश तो थोड़ी फैली हुई होती है ना, उसको पंखे के नीचे रखा था तो टेस्ट ट्यूब में पानी 2 दिन तक पड़ा रहा, लेकिन वो प्लेट में रखा था वो तो 1 दिन में ही चला गया। और तीसरा, हमने प्लेट वाला पानी कबर्ड में रखा था, तो कबर्ड वाला पानी 2 दिन, तो पहले टेस्ट ट्यूब वाले को ज़्यादा टाइम लगेगा, उससे कम टाइम प्लेट वाले को लगेगा, लेकिन कबर्ड में जिसको रखा है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो तो हवा के कांटेक्ट में है ही नहीं, कबर्ड में बंद रखा है हमने, तो वो तो 4 दिन तक यूँ ही पड़ा रहेगा। प्लेट में पानी रखा है, उसको कबर्ड के अंदर छुपा के रख दिया जहाँ पर लाइट या हवा नहीं जाती। दूसरे को हमने प्लेट में ही रखा है लेकिन पंखे के नीचे रखा है, और तीसरे को हमने टेस्ट ट्यूब में रखा है ना। और टेस्ट ट्यूब तो पतली होती है तो उसमें से पानी जल्दी नहीं उड़ेगा, प्लेट में से जल्दी उड़ जाएगा, राइट। An increase of temperature, with the increase of temperature more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state, and the decrease in humidity। तो इवोपरेशन किस किस के ऊपर फ़र्क पड़ता है? एक होता है सरफेस एरिया के ऊपर, एक होता है टेम्परेचर के ऊपर, तीसरा होता है ह्यूमिडिटी। अब देखो बारिश के जनरली तुम्हारी मम्मी कपड़े सुखाएगी कपड़ों तार के ऊपर, राइट, भले धूप नहीं है, धूप भले नहीं है, लेकिन फिर भी कपड़े सूख जाएंगे। क्यों? क्योंकि कपड़ों के अंदर जो पानी था वो पानी हवा में चला गया, क्योंकि हवा में पानी नहीं था। अंडरस्टूड? अब बारिश की सीज़न में मम्मी जब कपड़े सुखाएगी तो कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे। क्यों? तुम्हारा पेट भरा हुआ है, बाहर से अच्छे से नाश्ता करके आए हो, घर गए और मम्मी ने बोला चलो खाना खा लो, तो क्या तुम खा पाओगे? क्यों? क्योंकि अंदर ऑलरेडी खा लिया है, बाहर से नाश्ता तो कर लिया है, अब जगह ही नहीं है। हाँ, तो बारिश की सीज़न में क्या होता है, वातावरण में पानी होता है, भेज होता है, तो कपड़े का पानी कैसे जाएगा? क्योंकि हवा में तो ऑलरेडी पानी है, तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा सूखने का। तो इवोपरेशन किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? ह्यूमिडिटी, हवा में पानी है कि नहीं उसके ऊपर, सरफेस एरिया, जितना चौड़ा बर्तन होगा उतना जल्दी उड़ जाएगा पानी। तीसरा टेम्परेचर, गर्मी ज़्यादा होगी तो पानी जल्दी उड़ जाएगा, ठीक है। एंड इंक्रीज़ इन द विंड स्पीड, जब हवा तेज़ चलती है तो भी पानी जल्दी सूख जाता है, अगर हवा नहीं चलेगी तो पानी भी जल्दी नहीं सूखेगा। सो हाउ डज इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग? अभी इवोपरेशन की वजह से ही हमारे आजू बाजू का वातावरण जो है वो ठंडा रहता है, लेकिन कैसे? इवोपरेशन अगर होगा तो हमें ठंडक महसूस होती है। कैसे होती है? इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवोपरेटिंग, अगर खुला बर्तन कोई रखा हुआ है तो उसमें से पानी हवा में जाता ही रहता है। अब पानी कहाँ चला गया? हवा में, राइट। अभी हवा जो है उसको जब ठंडा कर देगी, हवा पानी को ठंडा कर देगी, है ना, तो वेपर इवोपरेट हुआ वो पानी कैसा हो जाएगा? लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवोपरेशन, दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग्स कूल। देखो, एक ग्लास लिया, उसके अंदर हमने बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए, है ना। अभी बर्फ़ हमने कहाँ रखा है? ग्लास के अंदर। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे तो ग्लास की बाहर की साइड में, सपोज़ इसके अंदर मैंने बर्फ़ भर रखा है, तो यहाँ बाहर की साइड में पानी की बूंदें आ जाती है। इसका मतलब ये लीक हो रहा है ना, कि अंदर का बर्फ़ जो है वो बाहर आ रहा है पानी बन के। तो क्या ये लीक है? लीक तो नहीं है। अगर पोंछ लिया तो थोड़ी देर बाद फिर पानी की बूंदें आ जाएगी। तो कैसे होता है कि यहाँ पर अंदर जो बर्फ़ है वो ठंडा है, ठीक है। अब हवा चल रही है, हवा इसके साथ टकरा रही है, तो हवा में क्या है? पानी है। किसके फॉर्म में? वेपर के फॉर्म में है, क्योंकि डिश में जो पानी रखा था वो हवा की मदद से हवा में चला गया। अभी वो जब हवा इसके साथ टकराएगी, है ना, ये तो ठंडा है,
तो जब हवा ठंडी हो जाएगी तो हवा का जो पानी जो गैस फॉर्म में है अब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। समझे? हवा में जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, अभी गैस फॉर्म में है। जब उस गैस फॉर्म को ठंडक लगेगी तो वो लिक्विड बन जाएगा। What happens when you pour some acetone on your palm? लड़कियां जो नेल पॉलिश लगाती है ना, उसको हटाने के लिए भी एक केमिकल आता है एसीटोन। जब वो लगाएगी तो नेल पॉलिश उखड़ जाएगी। अब वो एसीटोन को जब तुम अपनी हथेली में रखोगे तो बर्फ़ जैसा ठंडा ठंडा लगेगा। पेट्रोल कैसा होता है? पेट्रोल को हाथ में लगाओगे ना तो ठंडा लगता है पेट्रोल। क्यों ठंडा लगता है? The particles gain energy from your palm or your surroundings and evaporate, causing the palm to feel the cool. जब हमने हाथ में पेट्रोल रखा है तो हमारे हाथ की गर्मी है, एनर्जी है, वो उसको सोख लेगा और सोख के वो हवा में चला जाएगा। तो हमारे बॉडी की गर्मी जो थी वो कम हो गई ना। तो जब गर्मी कम हो जाएगी तो क्या होगा? जब तुम्हें गर्मी लगती है तो तुम क्या करते हो? पंखा चालू करते हो। तो पंखा चालू करते हैं तो क्या होता है? गर्मी कम हो जाती है। तो गर्मी कम हुई, इसका मतलब ठंडक हो गई, है ना। तो हमारे हाथ में क्या है? गर्मी है। अब इसके अंदर एसीटोन रखा या पेट्रोल रखा तो उसने क्या किया? हमारे बॉडी की गर्मी ले ली और वो एटमॉस्फेयर में चला गया। तो हमारी बॉडी की थोड़ी तो गर्मी कम हुई ना। तो जहाँ गर्मी कम होगी वहाँ हमें ठंडक महसूस होगी। तो पूरी बॉडी ठंडी नहीं लगेगी, सिर्फ हाथ ही ठंडा होगा। अगर इतने में ही रखा है तो इतना ही ठंडा लगेगा। अगर इस पूरे हाथ में पेट्रोल लगा रखा है तो ये पूरा हाथ ठंडा लगेगा। क्यों? क्योंकि इतने पूरे पार्ट में से गर्मी जा रही है। On a hot sunny day, people sprinkle water on the roof or open ground because large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface. गर्मियों के दिन में हम क्या करते हैं? छत के ऊपर पानी डाल के आ जाते हैं, है ना। तो पानी डालने से ठंडा क्यों हो जाता है? क्योंकि जो सूरज की रोशनी पूरा दिन छत के ऊपर पड़ी है तो वो गर्मी छत ने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है ना। अब जब हम इस गर्म के ऊपर पानी डालेंगे तो पानी क्या करेगा? छत में से गर्मी खींचेगा, राइट। अभी जैसे ही वो गर्मी खींचेगा तो पानी क्या हो जाएगा? वेपर बन के उड़ जाएगा, है ना। तो फिर हम पानी छिड़केंगे, है ना। तो फिर छत की गर्मी कम होगी, फिर सारा पानी उड़ गया तो फिर पानी छिड़का। ऐसे हम करते करते क्या कर रहे हैं? छत की गर्मी सोख ले रहे हैं, है ना। अब जब एक्स्ट्रा गर्मी सोख गई तो हमारी छत ठंडी हो गई। Can you tell or can you cite some more examples from daily life where we feel the effect of cooling due to evaporation? Why should we wear cotton clothes in summer? अभी समर में हमें कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि जैसे हमारी बॉडी में गर्मी होती है तो शरीर का पानी पसीना बन के बाहर आ जाता है ना। अब वो पसीना जो है वो कॉटन जो है वो सोख लेता है। तो हमारी बॉडी की गर्मी जो है वो कॉटन सोख ले रहा है। तो बॉडी में से जैसे गर्मी कम होगी तो हमें ठंडक फील होगी। इसीलिए हमें गर्मी में कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। ड्यूरिंग समर वी प्रिस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज़्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। भगवान ने हमारी बॉडी सिस्टम ऐसी बना रखी है कि जैसे गर्मी होगी तो पसीना आने लगेगा। अब पसीना जब हवा के कांटेक्ट में आएगा तो हमें ठंडक महसूस होगी, ठीक है। We know that during evaporation the particles at the surface of the liquid gain energy from the surrounding or the body surface and change into vapor. The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. अब पानी को जो पसीना बन के बाहर आया है वो जब उड़ जाएगा
हवा में, तो उसको बॉडी में से गर्मी भी लेता जाएगा साथों साथ, है ना, इसीलिए हमें ठंडक महसूस होती है। Cotton, being a good absorber water, helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation। तो कॉटन जो है वो पानी को सोख लेता है, पानी यानी कि पसीना, और जैसे ही बॉडी में से पसीना निकल गया तो हमें ठंडक महसूस होने लगेगी। Why do we see water droplets on an outer surface of a glass containing ice cold water? अगर किसी बर्फ़ या ठंडा पानी भर के रखा है तो ग्लास के बाहर हमें पानी की बूंदें क्यों दिखती है, वो तो मैंने अभी समझाया तुम्हें। यहाँ पर हमारा चैप्टर हो जाता है पूरा। क्वेश्चन आंसर्स तो आप बड़े हो, फिर भी मैं सेंड कर दूँगा, लिख लेना। कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।